जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो साथियों, आज हम लोग लेके आ गए हैं आपका बिहार पुलिस के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न। चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे और शुरू करेंगे। पहले प्रश्न है, तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है कि सेरिकल्चर का संबंध किससे है। देखिए आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाएं ताकि आप क्या करें, जो भी मेन बातें हो ना उसको नोट करते चले, आपके लिए काफ़ी फायदा होगा साथियों। तो देखिए सेरिकल्चर का संबंध किससे है। क्या सेरिकल्चर का संबंध आपका रेशम कीट पालन से है साथियों, या फिर मछली पालन से है, या कृषि से है, या फिर मुर्गी पालन से है। बताइए फटाफट आप लोग जवाब देते चले कि सेरिकल्चर का संबंध किससे है। तो देखिए साथियों, यहाँ से आपका कुछ और भी जैसे सवाल पूछे जाते हैं सीधे एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि मछली पालन जो है इसको क्या बोलते हैं। तो मछली पालन को क्या बोला जाता है साथियों, इसको मत्स्य पालन क्या बोला जाता है, मत्स्य क्या बोला जाता है साथियों, मत्स्य पालन इसको कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। उसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, सेरिकल्चर का संबंध किससे हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा रेशम कीट पालन से। किससे, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, सेरिकल्चर कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और तैयार हो जाएं, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला साथियों काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और बहुत मज़ेदार प्रश्न होंगे आप लोगों के लिए। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि देखिए मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। देखिए आपका अम्ल से ना एक सवाल हर हाल में आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कोई भी एक सामान दे देगा, कोई एक चीज़ दे देगा, कोई पदार्थ रहेगा, बोलेगा कि उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको फिलहाल बताना है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। क्या आपका लैक्टिक एसिड होता है, या फॉर्मिक एसिड होता है, या एसिटिक एसिड होता है, या सिट्रिक एसिड होता है। बताइए साथियों क्या हो जाएगा। तो देखिए आप जानते हैं कि जो आपका सिट्रिक एसिड है ना साथियों, ये आपका किसमें खट्टे पदार्थ जैसे नींबू हो गया, नींबू संतरा, इसमें आपका क्या होता है साथियों, सिट्रिक एसिड यानी खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड जो है साथियों, ये आपका किसमें पाया जाता है, सिरका में। किसमें, सिरका में। इन सभी बातों को भी आप लोग नोट करते चलिएगा, काफ़ी फायदा होगा आप लोगों के लिए। तो एसिटिक एसिड किसमें, सिरका में। और आपका जो लैक्टिक एसिड है साथियों किसमें पाया जाता है, ये आपका दही में। दही और खट्टा दूध जो होता है उसमें आपका क्या, लैक्टिक एसिड पाया जाता है साथियों। लेकिन क्या पूछा कि मधुमक्खी का डंक ना, तो मधुमक्खी के डंक में क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मिक अम्ल। क्या हो जाएगा साथियों, फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, जिसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में कभी कभी फॉर्मिक एसिड नहीं लिख करके क्या लिखा रहता है, ये भी लिखा रहता है क्या, मेथेनोइक। क्या लिखा रहता है साथियों, मेथेनोइक लिखा रहता है। कभी कभी आपके एग्जाम में मेथेनोइक अम्ल भी लिखा रहता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है साथियों, चाहे मेथेनोइक अम्ल लिखा रहे या फॉर्मिक अम्ल लिखा रहे, एक ही बात है। तो मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है, आपका फॉर्मिक अम्ल। लेकिन आपका मधुमक्खी के जगह में मेथेनोइक अम्ल और भी किसी चीज़ में पाया जाता है, जैसे क्या हो जाएगा आपका, चींटी के डंक में। किसमें साथियों, चींटी के डंक में। इन सभी बातों को भी आप लोग नोट करते चलिएगा। चींटी का जो डंक होता है ना, चींटी के डंक में भी आपका क्या पाया था साथियों, आपका यही पाया था, कौन, आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए साथियों चलेंगे इसके अगले प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न संख्या 2 के बाद तीसरे प्रश्न में चलेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, आपका है क्या, रुकिएगा। तीसरा प्रश्न कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। बताइए रक्त का पीएच मान कितना होगा। क्या आपका 6.8 हो जाएगा, या फिर 7.0 हो जाएगा, या 7.4 हो जाएगा, या फिर 8.0। तो साथियों देखिए आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, वहाँ पे आपका ना पीएच वैल्यू से एक सवाल हर हाल में देखने को मिलता है। तो आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होगा। तो देखिए साथियों, जो रक्त का पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। लेकिन देखिए आपका कुछ और भी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको सीधे क्या पूछ देते हैं, बताइए प्रिय छात्रों, जल का माने क्या, शुद्ध जल, या फिर इसको वर्षा का भी जल बोला जाता है। वर्षा जल बोले या फिर शुद्ध जल बोले, एक ही बात है साथियों। वर्षा जल की बात करें या फिर शुद्ध जल की, अगर उसका पीएच मान कभी भी आपको पूछे तो कितना हो जाएगा साथियों, 7 हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा। देखिए आपको ना ये भी पूछता है, क्या दूध भी पूछता है। बताइए कि दूध का पीएच मान कितना होता है, ये भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दूध का पीएच मान कितना होता है साथियों, 6.4 होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए मूत्र जो होता है, जिसको यूरिन बोलते हैं, मूत्र का पीएच मान कभी कभी आपको पूछ देता है साथियों। इन सभी बातों को भी ध्यान रखिएगा। तो मूत्र का पीएच मान आपका क्या होता है, 4.6 से लेकर के आपका कहाँ तक होता है साथियों, 4.6 से लेकर के आपका 8.0 तक, ये हो जाता है आपका किसका, मूत्र का पीएच मान होता है। तो देखिए तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन साथ में आप लोग इन सभी बातों को भी नोट करते चले, ताकि अगर आपके एग्जाम में कोई भी सवाल पूछे तो आपको छोड़ना नहीं है साथियों। चलेंगे इसके अगले प्रश्न में, 3 के बाद प्रश्न या 4 में। देखिए चौथा आपका क्या है कि किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। देखिए हम लोग जब ना एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा व्यायाम आप करते हैं, कोई फिजिकल वर्क कीजिएगा, तो कुछ देर उसके बाद क्या होता है, आपकी मांसपेशियों में ना थकान महसूस होता है। तो किसके संचयन के कारण, क्या आपका एसिडिक एसिड के संचयन के कारण, या लैक्टिक एसिड, या सिट्रिक एसिड, या फॉस्फोरिक एसिड। बताइए साथियों, बहुत आसान सा सवाल है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो आपका लैक्टिक एसिड होता है ना साथियों, लैक्टिक एसिड के ही संचयन के कारण, लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण ही क्या होता है, आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं इसके बाद 4 के बाद चलते हैं 5वें प्रश्न में चलते हैं।
देखिए 5वां प्रश्न आपका क्या है कि पौधों की कोशिकाओं में तुरस्कता और कठोरता का कारण क्या होता है। देखिए जो पादप कोशिका होता है ना वो आपका कठोर होता है। तो किस वजह से कठोर होता है, एक होता है आपका पादप कोशिका और एक आपका क्या होता है साथियों, जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका के बारे में आप जानते हैं ये कैसा होता है साथियों, ये मुलायम होता है। जंतु कोशिका कैसा होता है, मुलायम होता है। और पादप कोशिका आपका कठोर होता है। तो कठोर किसके कारण होता है, क्या आपका पहला ऑप्शन कोशिका भित्ति के कारण, या फिर कोशिका रस में भरी हुई रिक्तिका के कारण, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, या फिर प्लास्टिड के कारण, बताइए साथियों। तो यानी पौधों की कोशिकाओं में कठोरता किसके कारण होता है, तो देखिए बहुत सिंपल सा रीजन है कि जो भी पादप कोशिका होता है ना उसके जो बाहरी परत होता है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। और ये कोशिका भित्ति किसका बना होता है साथियों, अगर ये भी आप एग्जाम में पूछ दे कि ये कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो ये सेल्यूलोज, किसका, सेल्यूलोज का बना होता है। ये किसका बना होता है, सेल्यूलोज का आपका बना होता है कोशिका भित्ति। और इसी की वजह से ना कोशिका भित्ति की वजह से ही क्या होता है कि पादप कोशिका कठोर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए यहाँ से एक बात ये भी पूछता है कि ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है और जो प्लास्टिड है जिसको लौग बोलते हैं, इन दोनों का ना अपना डीएनए होता है। इन दोनों का क्या होता है साथियों, अपना डीएनए होता है। इन दोनों के अलावा कोई भी कोशिका का अंग में अपना डीएनए नहीं होता। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। किस कोशिका अंग का अपना डीएनए होता है, तो एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया का होता है और दूसरा आपका प्लास्टिड का होता है। इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बोलिए आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में 5 के बाद प्रश्न का 6 में चलेंगे। देखिए प्रश्न का 6 आपका क्या है कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। बताइए दिवस से आपके एग्जाम में हर हाल में सवाल पूछे जाएंगे। तो ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, क्या 5 जून को मनाया जाता है, या 16 सितंबर को, या फिर 10 दिसंबर को, या 1 मई को। तो देखिए साथियों आप सबको पता है कि 1 मई को लेबर डे, कौन सा डे, लेबर डे बोला जाता है इसको, यानी मजदूर दिवस। उसके बाद आपका 5 जून को जो है ये आपका क्या होता है साथियों, सबको पता है 5 जून को पर्यावरण दिवस, कौन सा दिवस, पर्यावरण दिवस आपका कब, 5 जून को। और आपका 16 सितंबर जो है इसी दिन क्या मनाया जाता है साथियों, ओजोन डे, कौन सा डे, ओजोन, OZON, ओजोन डे आपका कब मनाया जाता है, आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। बस आपको अगर ये पूछ दे कि बताइए कि वायुमंडल के किस परत में आपका ओजोन लेयर पाया जाता है, तो आपका किस परत में पाया जाता है साथियों, समताप मंडल में। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल जो 5 परतों में बटा है उसमें जो समताप मंडल है उसमें आपका क्या, ओजोन परत पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। देखिए आज का जो दिन है, आज कितना तारीख है आपका, 23 तारीख है। कौन सा तारीख है साथियों, 23 तारीख। अगर आपको पूछ दे कि आज कौन सा दिवस मनाया जाता है, जयंती मनाया जाता है, तो आज आपका है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल को मनाया जाता है वीर कुंवर सिंह जयंती। कौन सा साथियों, वीर कुंवर सिंह जयंती, वीर कुंवर सिंह जयंती आज आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कल का जो डेट था साथियों, कल आपका क्या था, 22 अप्रैल था। कल आपका क्या था, 22 अप्रैल। और 22 अप्रैल को आप सभी को पता है कि कौन सा दिवस मनाते हैं उस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल जो कल का डेट था, कल 22 अप्रैल को कौन सा दिवस था साथियों, पृथ्वी दिवस, जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ठीक है साथियों, चलेंगे 6 के बाद 7वां प्रश्न में चलेंगे। आज के सेशन का 7वां प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न आपका क्या है साथियों, बोल रहा है कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। आपको बताना है कि जो निर्वात होता है ना वहाँ पे ध्वनि की गति, प्रकाश की गति नहीं बोला है, ध्वनि की गति बोला है। क्या आपका 343 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, या 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, या 1500 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, या फिर इसको काउंट कर लीजिए आप 1 2 इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी जितना भी है साथियों 29 करोड़ 97,92,458 मीटर पर सेकेंड। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा हो जाएगा। आपको बोला कि निर्वात में ध्वनि, तो सबसे पहले तो आप यहाँ बात ध्यान रखिएगा कि ध्वनि जो है ना साथियों, इसको गमन करने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। इसको गमन करने के लिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसको जाने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए साथियों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए निर्वात में तो कोई माध्यम है ही नहीं, यहाँ पे माध्यम है, यहाँ पे माध्यम आपका नहीं है। तो जब निर्वात में कोई माध्यम होगा ही नहीं तो बताइए क्या वहाँ पे ध्वनि आपका गति करेगा, क्या बिल्कुल भी गति नहीं करेगा साथियों। तो जब अगर ध्वनि गति ही नहीं करेगा तो उसका वहाँ पे गति कितना हो जाएगा साथियों, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखिए कितना लॉजिक वाला प्रश्न था। बच्चा क्या करता फौरन, क्योंकि सबको पता है कि निर्वात में प्रकाश का अगर गति पूछ दे, निर्वात में प्रकाश की गति पूछ दे तो साथियों कितना हो जाएगा, लगभग ये वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर। तो बच्चा क्या करेगा, कंफ्यूजन में फटाफट ऑप्शन डी मार के आगे बढ़ जाएगा। आपको क्वेश्चन को शांत होकर पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है साथियों। तो देखिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे और एक बात ये भी जान लीजिएगा कि ध्वनि जो आपका है ना वो कौन सा तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन सा तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है साथियों। और अनुदैर्घ्य तरंग के लिए ना माध्यम का आवश्यकता होता है। चलेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न में। बोलिए सही से आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हम लोग सही से समझा पा रहे हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न आपका
कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। देखिए वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, क्या वो आपका रासायनिक उर्वरक होता है या जैविक उर्वरक होता है या कीटनाशक होता है या फिर फफूंदनाशक होता है। बताइए साथियों जो वर्मी कंपोस्ट होता है ना वो क्या होता है। तो पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। तो होता क्या है साथियों कि केंचुआ द्वारा खाद बनाने की प्रक्रिया। देखिए वर्मी कंपोस्ट क्या है कि केंचुआ आप जानते हैं जो किसानों का मित्र कहा जाता है, केंचुआ जिसको किसानों का क्या कहा जाता है साथियों, मित्र कहा जाता है। केंचुआ द्वारा प्राकृतिक रूप से जो खाद बनाया जाता है ना उसको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, जैविक उर्वरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैविक उर्वरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, क्योंकि प्राकृतिक में बनाया जाता है, नेचुरली इसको बनाया जाता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा साथियों, जैविक उर्वरक हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे और ये बात आप ये ध्यान रखिए कि केंचुआ को ना किसानों का मित्र भी कहा जाता है। चलेंगे 8 के बाद 9वां प्रश्न देखिए आपके सामने में है कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, ठीक है। तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है आप बताइए। देखिए सवाल पूछा है कि जब वनस्पति विज्ञान जो है वो किससे संबंधित है, पौधे से संबंधित। कभी आपको अगर पूछ देगी यहाँ से एक सवाल ये भी बनता है कि पौधे से संबंधित विज्ञान को क्या बोलेंगे, तो उसको वनस्पति विज्ञान बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, उसको वनस्पति। और वनस्पति को बोटोनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोटोनी। बोटनी भी बोलते हैं, फिर बोटेनी है, BOTANY बोटेनी, इस तरह भी बोला था साथियों। वनस्पति विज्ञान को क्या बोलते हैं, बोटनी विज्ञान बोलते हैं। तो बताइए तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है। क्या कीट विज्ञान आपका कीड़े से संबंधित है या पक्षियों से संबंधित है या जल जीवों से संबंधित है या फिर स्तनधारियों से संबंधित है। बताइए साथियों अगर हम कीट के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, किस नाम से उसको जाना जाता है। तो देखिए कीट विज्ञान किससे संबंधित है, तो आपका कीड़ों से संबंधित है। किससे साथियों, कीट कीड़ा एक ही होता है ना, तो कीट आपका किससे संबंधित है, कीड़ों से संबंधित है। अगर आपको यहाँ पे सीधे एग्जाम में अगर ये भी पूछ दे कि बताइए प्रिय छात्रों कि जो आपका पक्षियों से संबंधित विज्ञान को क्या बोलते हैं, पक्षियों से संबंधित विज्ञान को क्या बोलते हैं, तो इसको ऑर्निथोलॉजी क्या बोलते हैं। या तो आपका पक्षी विज्ञान लिखा रहे या नहीं तो आपका क्या लिखा रहे, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या साथियों, ऑर्निथोलॉजी आपका सीधे हिंदी में भी सेम टू सेम लिखा रहता है, ऑर्निथोलॉजी। अगर पक्षी विज्ञान लिखा रहे तो आप आसान से टिक मार लीजिएगा, लेकिन पक्षी विज्ञान नहीं लिख कर क्या लिखा रहता है, ऑर्निथोलॉजी। और हिंदी में भी ऑर्निथोलॉजी लिखा रहता है साथियों, तो ध्यान रखिएगा आप। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे 9 के बाद 10वां प्रश्न में चलते हैं, आगे बढ़ते फटाफट। देखिए आपका 10वां प्रश्न देखिएगा, रुकिएगा थोड़ा सा। 10वां प्रश्न आपका क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, आपको बोला है कि क्या आपका टीम बर्नर्स-ली ने किया है या फिर नरेंद्र सिंह कपानी ने किया है या स्टीव जॉब ने किया है या फिर चार्ल्स बेबेज ने किया है। बताइए साथियों ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है। तो आप ये भी पहले जान लीजिए कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ना ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों, ये आपका TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना पर यह आपका क्या करता है साथियों, कार्य करता है। कौन आपका, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना पर कौन आपका कार्य करता है साथियों, ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद आपका जो हीरा जो चमकता है ना वो भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद आप देखें ना साथियों क्या कि जैसे मिल्क मरीचिका जो बनता है वो भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो देखिए आपको अगर ये भी सवाल पूछ देता कि बताइए कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तब जवाब क्या हो जाता साथियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो बोला कि उसके आविष्कारक कौन है, तो उसको खोज किसने किया है, तो आपका नरेंद्र सिंह कपानी। कौन साथियों, नरेंद्र सिंह कपानी। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नरेंद्र सिंह कपानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नरेंद्र सिंह कपानी, ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद 10 के बाद 11वां प्रश्न में। तो बोलिए आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं, आप लोग के अंदर जोश को बरकरार रखिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न, बहुत आसान सा प्रश्न है कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है। बताइए जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है, क्या आपका रॉबर्ट हुक हुआ है या फिर लुई पास्चर है या ल्यूवेनहॉक है या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल है। देखिए बच्चा यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज करेगा क्योंकि वो ये ध्यान नहीं देगा कि जीवित लिखा हुआ है, बस ये देखिएगा कि कोशिका है तो वो क्या करेगा, रॉबर्ट हुक पहले ही ऑप्शन में है, इसी को टिक मार के आ जाएगा और आगे जब मिलाएगा तो देखिएगा हो गलत हो गया। तो देखिए आपको गौर से पढ़ना है, अगर सिर्फ कोशिका बोलता या फिर मृत कोशिका बोलता तब उस कंडीशन में आपका रॉबर्ट हुक सही होगा, लेकिन साथियों आपको बोला जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका आप ध्यान रखिएगा वो आपका कौन है साथियों, वो आपका लीवेनहॉक है। कौन है, लीवेनहॉक है। इन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था। अब अगर आपको डेट पूछ दे कि बताइए प्रिय छात्रों कब, तो क्या हो जाएगा 1674 ईस्वी में। इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। लुई पास्चर के बारे में आप जानते हैं कि ये पौष्टिकरण के बारे में इन्होंने बताया था, और ग्रेगर जॉन मेंडल इसको क्या बोला जाता है, आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है साथियों। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो रॉबर्ट हुक कौन सा कोशिका का खोज किया था, तो ये मृत कोशिका का। कौन सा, मृत कोशिका का। जब भी पूछे तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। और
कब? तो 1665 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा साथियों। चलेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न में चलेंगे। आज के सेशन का 12वां प्रश्न बहुत मज़ेदार सवाल है, बहुत आसान है। देखिए बताइए आप लोग कि बुझा हुआ चुना का सूत्र क्या होता है। देखिए आपको सूत्र से भी ना एक सवाल हर हाल में बनेगा। हम लोग उन्हीं प्रश्नों को लेके आए हैं जो आपका PYQ है, और प्लस इसके साथ साथ हम लोग न्यू क्वेश्चनों को भी लाए हैं साथियों। देखिए क्या करेंगे ना, PYQ इसलिए लाते हैं ताकि इस बेस पे आपको पता चले कि किस आधार पे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, और उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसमें नए नए सवाल को भी ऐड करते हैं और साथ में एक्सप्लेनेशन करते हैं साथियों, ताकि आपके लिए काफ़ी फ़ायदा हो। तो बताइए कि बुझा हुआ चुना का सूत्र क्या हो जाएगा? क्या आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, या कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, या कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा साथियों? बताइए। तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, ये आपका कैल्शियम क्लोराइड है। उसके लिए आपका कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं आप लोग एक बार फटाफट बता दीजिए। इसको बोलते हैं काली चूना। इसको क्या बोलते हैं साथियों? काली चूना। आप लोग ध्यान रखिएगा, काली चूना कभी भी पूछे तो कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आपका संगमरमर पूछ दे, संगमरमर उफ, ये संगमरमर सा तेरा बदन, वो गाना आप लोग सुने हैं ना, तो संगमरमर सुनो ना, संगमरमर की ये मीनारे। ठीक है साथियों, तो इतना अच्छा आवाज़ नहीं है, कोई बात नहीं। बुझा हुआ चुना का जो सूत्र हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा फिलहाल? CaOH का होल, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा साथियों। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बाकी सब बातों को भी आप लोग नोट कीजिएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस सवाल का जवाब। तो बोलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलेंगे 12 के बाद 13वां प्रश्न में। देखिए 13वां प्रश्न आपका क्या है? 13वां प्रश्न आपके सामने में है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? बताइए विद्युत धारा का SI मात्रक क्या हो जाएगा? क्या वोल्ट हो जाएगा, या वाट हो जाएगा, या एम्पियर हो जाएगा, या ओम हो जाएगा? तो आप लोगों को ना हम सारी चीज़ें बताते चल रहे हैं कि ओम जो है ना, ये ओम जी, ये ओम किसका है साथियों? ये प्रतिरोध का है। किसका? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का कभी अगर आपको पूछ दे तब क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। लेकिन प्रतिरोधकता होता तो ओम मीटर हो जाता, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और आपका वाट जो है ना साथियों, वाट लगा देंगे तो वाट कौन लगाएगा? जिसके पास ज़्यादा शक्ति होता है। जिसके पास ज़्यादा शक्ति होता है तभी ना वो दूसरे को बोलता है कि हम थोड़ा वाट लगा देंगे। तो ध्यान रखिएगा कि शक्ति का क्या हो जाता है साथियों? वाट हो जाता है। शक्ति का वाट। देखिए ये सब आपने से ना ट्रिक बनाने का कोशिश किया ताकि आपको याद रहेगा। और वोल्ट जो है साथियों, ये वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। विभवांतर। इन सभी बातों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट हो जाता है। तो फिलहाल बचा आपका क्या? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? एम्पियर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बोलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी सब बातों को भी नोट कर लीजिए। चलेंगे 13 के बाद 14वां प्रश्न। देखिए 14वां प्रश्न आपका क्या है? IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? देखिए IUPAC, इसका फुल फॉर्म आपको बोला है क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिक्स एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, या फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, या फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एनालिटिक केमिस्ट्री, या फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो देखिए साथियों IUPAC जो है ये आपका क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलेंगे 14 के बाद 15 प्रश्न में चलेंगे। देखिए 15 प्रश्न आपका क्या है? रुकिएगा। 15 प्रश्न आपके सामने में कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बताइए। जो बल्ब होता है ना साथियों, बल्ब, उसका फिलामेंट किसका बना होता है? क्या तांबा का होता है, या एल्युमिनियम का होता है, या टंगस्टन का होता है, या निकेल का होता है? तो देखिए आप जब बल्ब देखिए ना, बल्ब रुकिए आप लोग को बना के दिखा रहे हैं। देखिए ये जो बल्ब होता है ना साथियों, ये जो आपका इस तरह से बल्ब रहता है, ये जो आपका बल्ब बना, तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला जो फिलामेंट है इसको फिलामेंट बोलते हैं। इसको फिलामेंट बोला जाता है। ये जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है? तो प्यारे साथियों आपका टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन धातु का बना होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपके एग्जाम में ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि टंगस्टन धातु का क्यों बना होता है? क्योंकि इसका गलनांक जो है ना साथियों, इसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो चलेंगे इसके बाद 15 के बाद 16वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 16वां प्रश्न आपका क्या बोला है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? क्या 10⁻³ डाइन, या 10⁻⁴ डाइन, या 10⁻⁵ डाइन, या 10⁻⁶ डाइन? तो देखिए साथियों आप लोग ये जान लीजिए कि डाइन क्या है आपका? ये आपका नाम मात्रक है। डाइन क्या है साथियों? बल की इकाई है। डाइन आपका क्या है? बल की इकाई है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बल की इकाई है, बल की इकाई। लेकिन अभी हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसका इस्तेमाल ना कहाँ होता था साथियों? ये CGS प्रणाली में होता था। CGS प्रणाली में जो बल का इकाई किसको माना गया था? डाइन को माना गया था। तो 1 न्यूटन बराबर आपका क्या हो जाएगा साथियों? तो 1 न्यूटन बराबर आपका हो जाएगा 10⁵ डाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10⁵ डाइन हो जाएगा, वो 1 न्यूटन बराबर। इस सवाल को आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 16 के बाद 17वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 17वां प्रश्न आपका क्या है? फटाफट देखिए 17वां प्रश्न आपको बोला है कि रेड डाटा बुक
किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? बताइए, रेड डाटा बुक जो है किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? क्या यूनेस्को द्वारा, या फिर IUCN द्वारा, या WWF द्वारा, या फिर UNEP द्वारा? बताइए साथियों, रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए साथियों, आपका जो रेड डाटा बुक है ना, वो आपका IUCN संस्था द्वारा क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है। किसका? रेड डाटा बुक का। कुछ बातें और आप जान लीजिए कि यूनेस्को का क्या कार्य है साथियों, ये किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो ये आपका शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में। किसमें? शिक्षा और विज्ञान, इन सभी क्षेत्रों में आपका कौन कार्य करता है? आपका यूनेस्को कार्य करता है। और WWF जो है साथियों, WWE नहीं बल्कि WWF, ये क्या आपका वन्य जीव संरक्षण यानी वन्य जीव के क्षेत्र में आपका कौन कार्य करता है साथियों? WWF करता है। और UNEP जो है, ये UNEP किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन आपका कार्य करता है साथियों? आपका UNEP करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 17 के बाद 18वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 18वां प्रश्न आपका क्या है कि लाइसोसोम की खोज किसने की? क्या आपका कैमिलो गोल्जी ने, या फिर डी डुवे, या फिर आपका रॉबर्ट ब्राउन, या फिर स्लाइडेन? फटाफट बताइए, आपका लाइसोसोम की खोज किसने की? तो देखिए साथियों, कैमिलो गोल्जी जो है, इन्होंने किसका? गोल्जी उपकरण के बारे में आपका कौन बताया था? कैमिलो गोल्जी ने बताया था। गोल्जी उपकरण का खोज किसने? कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है साथियों। उसके बाद आप देखिए रॉबर्ट ब्राउन जो है, रॉबर्ट ब्राउन आपका ये किसका खोज किया था? तो ये आपका केंद्रक का खोज किया था। किसका? केंद्रक का किया था। और स्लाइडेन और सवान मिलकर क्या किया था? कोशिका सिद्धांत जो देने का काम किया था, वो आपका कौन? स्लाइडेन और सवान दिया था। ठीक है साथियों। तो देखिए लाइसोसोम की खोज किसने की? तो आपका डी डुवे, ध्यान रखिएगा। और देखिए आपका लाइसोसोम जो है, इसको किस नाम से जाना जाता है? आत्महत्या की थैली। किसके नाम से? आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, 18 के बाद 19वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 19वां प्रश्न आपका क्या है? फटाफट इसके बाद और एक प्रश्न रहेगा। 19वां प्रश्न है कि यूरेनियम जो है का अयस्क कौन सा है? यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? क्या हेमेटाइट, या फिर पिंच ब्लेंड, या फिर आपका बॉक्साइट, या फिर आपका मैग्नेटाइट? तो देखिए साथियों, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा? हेमेटाइट जो आपका है साथियों, और आपका जो मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, रुकिएगा आप लोग, ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दोनों आपका किसका है साथियों? ये दोनों आपका लोहा का अयस्क है। किसका है? लोहा का अयस्क है। ठीक है। और बॉक्साइट जो है साथियों, बॉक्साइट ये आपका एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम। ये आपका किसका है साथियों? रुकिएगा, एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। तो आपको बोला था किसका? आपको बोला था क्या? यूरेनियम का ना। तो यूरेनियम का क्या हो जाएगा साथियों? हो जाएगा आपका पिंच ब्लेंड। कौन हो जाएगा? पिंच ब्लेंड क्या हो जाएगा? आपका यूरेनियम का अयस्क हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 19 के बाद 20वां प्रश्न में, और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। बताइए कि आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड का, या पानी का, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड का, या फिर मिट्टी का? तो देखिए साथियों, हालांकि बहुत सारे छात्र क्या पानी को टिक मार के आएंगे, लेकिन पानी का नहीं किया जाता है। आग बुझाने के लिए किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका साथियों? कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? आग बुझाने में। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों, ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। तो आप लोग बताइए कि आज के सेशन में 20 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा? मज़ा आया कि नहीं आया? इसी तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े और तैयारी करें, और आपका जो सपना है उस सपने को साकार करें साथियों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।